अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। अजीबुल हसनैन नासाजिए सेहत की वजह से दस्तयाब नहीं है और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। कामरान अकमल मेरे साथ हैं, बासित अली मेरे साथ हैं और शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैच होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का। साउथ अफ्रीका अनबीटन आई है और अब तक का जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो हम ये भी डिस्कस, क्योंकि पाकिस्तान टीम को बहुत करीब से हारता हुआ देखकर आए हैं और पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है उसको भी देखकर आए हैं। माहौल, मूड और सेंटिमेंट ओवरऑल क्या अप्स एंड डाउन्स रहे उसको भी डिस्कस करेंगे। और आज टेस्ट टीम को लेकर एक और डेवलपमेंट है कि वो लड़के जो साथ खेलते रहे अब उनमें से एक लड़का हेड कोच भी होगा, तो ये किस तरह से होगा और टीम किस तरह से चलेगी, इस सबको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल को हम डिस्कस करते हैं। अब तक का इन दोनों टीम्स का, यानी कि साउथ अफ्रीका का और न्यूजीलैंड का यहां तक का सफर इस टूर्नामेंट में कैसा रहा, उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया। पहले वो देखें, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। T20 की दो बड़ी टीमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकी। इस बार तारीख बदलने का मौका है। पिछले वर्ल्ड कप के रनर अप प्रोटियाज इस बार भी नाकाबिले शिकस्त। पहले राउंड में चारों मैच जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला डबल सुपर ओवर में अपने नाम किया। सुपर 8 में जनूबी अफ्रीका को कोई न रोक सका। तीनों मैच जीते। फेवरेट्स भारत को भी आउट क्लास किया। न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप मरहले में सिर्फ जनूबी अफ्रीका से हारी। सुपर 8 में इंग्लैंड ने पछाड़ा। पाकिस्तान से मैच बारिश की नजर हुआ। कीवी टीम ने मेजबान श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराया। बेहतर नेट रन रेट पर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया। तो खैर ये है इन टीमों की कारकर्दगी और इस तरह से यहाँ तक पहुंचना। डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। बासित अली के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बासित भाई, वैसे तो टेक्निकली काश ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड की जगह हम होते और ये हो ना सका और अब ये आलम है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है। तो अब आपकी इन दोनों टीमों में से फाइनल जो है वो टीम कौन सी है फेवरेट, जिसे आप समझते हैं कि आज वो छा जाएगी? साउथ अफ्रीका ही होगी? क्रिकेट वाइज तो साउथ अफ्रीका है, लेकिन जहां पे मैच है उस हिसाब से मुझे जो दूसरी बैटिंग करेगा ना, लगता है वो टीम जीतेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी आता है और दोनों की बैटिंग में बहुत ज्यादा डेप्थ है। बॉलिंग नो डाउट साउथ अफ्रीका की न्यूजीलैंड से बेहतर है, लेकिन 5 मैच में एक मैच भी नहीं जीता है न्यूजीलैंड। तो दुआ तो अब न्यूजीलैंड के लिए करूंगा कि न्यूजीलैंड जीत जाए। दुआए रहम है या मतलब ये नहीं, ये डिजर्व करती थी टीम सेमीफाइनल्स के लिए। जैसे अभी आपने कहा ना पाकिस्तान तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए ये नहीं कह सकते ना कि वो डिजर्व करता था। हाँ, पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं करता था। जिस तरह के शोशे छोड़े जाते हैं, जिस तरह के लतीफे शगुफे दिखाए जाते हैं दुनिया को, तो लोग तो बेवकूफ बन जाएंगे, हम तो बेवकूफ नहीं बनेंगे ना। तो पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था और न्यूजीलैंड बेस्ट टीम थी, वो आई है और बेस्ट विशेज है न्यूजीलैंड को, एक्सेप्ट कामी भाई हमारे। कामी भाई तो यकीनी तौर पर इससे जो है ना वो अलग राय रखेंगे। आप साथ नहीं दे रहे होंगे कामी भाई, यकीनन बासित भाई की बात के साथ आप सहमत नहीं होंगे? नहीं, देखिए कुछ पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। कौन से पॉइंट पे ये चले सहमत आप होता है? वो पॉइंट्स लिख कर दे दीजिएगा। खाली सफा आएगा। अभी बताते हैं आपको। चले बताए पहला पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं है, साउथ अफ्रीका बड़ी बैलेंस, बड़ी अच्छी टीम है। थ्रू आउट इनकी जर्नी इस वर्ल्ड कप में बहुत आउट क्लास रही है। एक दिन बुरा रहा अफगानिस्तान के साथ जो मैच टाई हुआ, अच्छा फंसा वो, लेकिन छोटी टीम थी ना, अच्छा खासा सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर पे सुपर, वो बुरा टाइम उनका गुजर गया। तो मुझे लग रहा है कि क्रिकेट वाइज देखा जाए, कंडीशन वाइज देखा जाए, कॉम्बिनेशन वाइज देखा जाए, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बैलेंस है। और क्योंकि साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल की जो दो टीमें हैं उनसे भी मैच जीता हुआ है, इंडिया और क्या नाम है इंग्लैंड से, फिर तीसरी जो टीम है वेस्ट इंडीज, उनसे भी मैच जीता हुआ। तो एक कॉन्फिडेंस उनकी टीम में, उनके ड्रेसिंग रूम में है, लड़कों में है। न्यूजीलैंड अदर साइड आप देखें कि वो भी हमेशा आईसीसी इवेंट में बहुत ही आउट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, नॉकआउट तक जाते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक आईसीसी इवेंट जीत लिया हुआ है। न्यूजीलैंड टीम क्या नाम है अभी तक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं गई, फाइनल तक गई है 21 में, जीत नहीं सकी। लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड थोड़ा थ्रेट करेगी साउथ अफ्रीका की टीम को। बॉलिंग में थोड़ी वीकनेस है, स्पिनर उनके पास अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग वैसी नहीं है जैसी साउथ अफ्रीका के पास है, लेकिन बैटिंग पावर बहुत जबरदस्त है। लेकिन जब आप जीतते हुए आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका एक मोमेंटम बना हुआ होता है और वो आपको पे ऑफ करता है बड़े मैचेस पे। हम भी तो जीतते हुए आ रहे थे, वो नीदरलैंड से भी जीते, यूएसए, इतने जबरदस्त मैचेस, नामीबिया से भी जीते, नामीबिया से भी जीते। हम मोमेंटम कैरी नहीं कर सकते, छोटा सा मैच आगे फंस गया। हाँ, डिजर्व जब करते हैं, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो जाता ना, वॉश आउट ना होता, जो टीम जीती हुई होती है, हम कहते हैं वो डिजर्व करती है सेमीफाइनल में। वो मैच नहीं हुआ, ऑल्दो के अगर मैच होता तो शायद इसलिए हमने इतना बुरा डिसीजन लिया था कि बारिश में हमने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई को हरा के आई है। उनका जो क्रूशल मैच था साउथ अफ्रीका से वो हार गया।
उन्होंने अपने राउंड के मैच में जब वो सुपर 8 खेल रहे थे, वो सुपर 8 का मैच उन्होंने जीता श्रीलंका से, तो वो भी थोड़ा से फॉर्म में आया। लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरह खेला है, इंडिया को हराया अपने ग्रुप में, अफगानिस्तान को हराया अपने ग्रुप में, सुपर 8 में वेस्ट इंडीज को हराया। लेकिन अगर आप नॉकआउट की मैच की बात करें तो नॉकआउट 3 मैच हुए इन दोनों टीमों के, 2011 का क्वार्टर फाइनल, 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 का उसका भी सेमीफाइनल। तो ज्यादातर नॉकआउट 3 के 3 नॉकआउट हुए, वो तीनों न्यूजीलैंड ने जीते। और साउथ अफ्रीका को इसीलिए नॉकआउट का चोकर्स कहते हैं कि जब नॉकआउट में आते हैं वो जाके लड़खड़ा जाते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वो सेमीफाइनल में आके ऑस्ट्रेलिया से बड़ा वन साइडेड हार गए, जबकि 400 रन बना रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनके जो फास्ट बॉलर है मैट हेनरी, वो आज आ गए हैं कोलकाता, उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को। अब वो उनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे इसलिए कि 15-16 घंटे की फ्लाइट लेकर आता है, लेकिन उनका इतना की एलिमेंट है कि वो उनको जरूर खिलाएंगे। और टॉस अगेन जिस तरह बासित भाई ने कहा वाइटल होता है, इसलिए कि कोलकाता चेजिंग का ग्राउंड है, चेज होता है, ड्यू होती है, तो जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। अच्छा, वो पहले बॉलिंग करेगी। अगर आप पहले बॉल करें, आप टॉस जीत गए, आप लकी हैं, तो आपने क्या मतलब इस मैच को देखते हो आपके सिनेरियो में कि आपने कहाँ तक अपने मुखालिफ को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसका स्कोर कहाँ तक रहे तो आप मैच संभाल लेंगे? देखिए उबैद, जब आपको ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आपने प्लान बनाए होते हैं कि पहला सेशन हमारा पावर प्ले, हम उस पावर प्ले में कितने रन करते हैं मिनिमम और कितने आउट होते हैं, वहां से भी वो सेटअप बनता है। आप ये थोड़ी सोच लेंगे हमने 200 बनाना है, पहले तो आपने बेस बनानी है ना। 6 ओवर में अगर आप 40 रन बनाते हैं, आपके 4 आउट हो गए, तो फिर वो 200 वाली कहानी तो मुक जाएगी ना, खत्म हो जाएगी ना। तो इस तरह प्लान बना के, प्लान ए प्लान बी, मतलब 6 ओवर का 6 ओवर, 7 ओवर से 14-15 ओवर, फिर उसके बाद लास्ट ओवर। लेकिन विकेट्स इन हैंड और जो उनके पावर हिटर है उनका पिच पर रुकना जरूरी होता है। थोड़ा ये होता है कि 10 रन आप ज्यादा सोचते हैं, जैसे 190 है तो आप बोलते हैं ड्यू फैक्टर की वजह से 200 रन, लेकिन 200 बनाना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी भी बॉलिंग टॉप क्लास है। तो शाहिद भाई से एक बात पूछ रहा था कि अभी शाहिद भाई ने एक बात बताई, 3-0 से न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रहा है। इज इट T20 शाहिद भाई या 50 ओवर? 50 वो 50 ओवर। अच्छा, ये हम आपको दिखाते हैं ना, अब तक जो इनका हेड टू हेड है उसमें बुनियादी तौर पर T20 वर्ल्ड कप में इनके जो मैचेस हुए हैं, मतलब T20 ओवरऑल जो है वो 19 मैचेस इनके हुए हैं अब तक। उसमें साउथ अफ्रीका 12 जीता हुआ है और न्यूजीलैंड जो है वो 7 जीता हुआ है। लेकिन अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड कोई भी नहीं जीता हुआ और साउथ अफ्रीका जो है वो 5 मैचेस जीता हुआ है। उसमें मेरी थोड़ी हिम्मत बनी थी 3-0 से बोला ना। नहीं, वो आपको दूसरे फॉर्मेट से लेकर आ रहे हैं ताकि आप और कामी जो है वो एक पेज पर आ जाए। वो उसमें फर्क ये, वो नॉकआउट है तीनों ओडीआई के, ये जो 5 T20 वाले हैं ये नॉकआउट नहीं है, ये दीगर मैच है। अच्छा, इसमें जिस तरह बात कर रहे हैं हम मैचेस की और कारकर्दगी भी है T20, क्या वजह है ये जो चोकर्स वाला मामला है, कहाँ आके न्यूजीलैंड जो है वो बुनियादी तौर पर आपको लगता है ट्रिप कर जाती है, कहाँ पाकिस्तानी टीम बन जाती है? साउथ अफ्रीका। देखिए प्रेशर गेम जो नॉकआउट है ना, वहां जाके ना वो थोड़े से घबरा जाते हैं। मुझे याद है 2011 में भी जो सेमीफाइनल था ढाका में, वहां पे क्वार्टर फाइनल था, 211 रन करने थे, 150 पे टीम आउट हो गई। इतनी बड़ी 2011 की टीम थी, तो थोड़ा सा प्रेशर मेरे ख्याल से इनके ज़हन में चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड भी है कि हम चौक कर जाते हैं, वो भी एक चल रहा होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। 2024 का फाइनल वो खेल गए हैं, नहीं तो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाते थे। तो डे बाई डे बेहतर खेलते जा रहे हैं। और इस बार जो टीम है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त और बैलेंस, और इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं अब मुझे लगता कि वो सोच रहे हैं। जहाँ मैच है, बासित भाई ने कहा कि सेकंड बारी करने वाली वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि दोनों टीमों के पास ना बॉलिंग बड़ी क्वालिटी है, यहाँ पे टॉस बड़ा मैटर करेगा। बासित भाई कह रहे हैं कि चेज करने वाला ज़्यादा इजी होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे लग रहा है कि जो टॉस जीते पहले बैटिंग करे, क्योंकि बॉलिंग ऐसी है, बॉलिंग वेस्ट इंडीज टीम जैसी नहीं है कि 195 चेज करवा देंगे। इनके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं दोनों टीमों के पास। स्कोर बोर्ड पे टॉस जीत, नॉकआउट मैच है, इस सेंस में कह रहा हूँ कि स्कोर बोर्ड टॉस जीते हैं, स्कोर बोर्ड पे 170-180 लगा, दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर सकते हैं। ड्यू फैक्ट है, लेकिन स्प्रे करते हैं, वहाँ पे बहुत ही कम मार्जिन होता है ड्यू का, तो बॉलर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, ये जो सारी हिकमत अमली है, किसी की कुछ राय, किसी की कुछ राय, टॉस के बाद क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर आज के कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं? वो तो हम एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की हुई है कि किन किन पर नजर रखें हम, लेकिन आपकी राय में आज डिसाइसिव जो किरदार है वो किन लोगों का होगा दोनों एंड से? देखिए, दोनों टीमों में ऐसे ऐसे मैच विनर्स हैं। मार्को येंसन है जिसने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के 4 ऊपर से आउट करके न्यूजीलैंड को फंसा दिया था।
साउथ अफ्रीका जो कैप्टन है जबरदस्त बैटिंग कर रहा है एडन मार्करम, उसने ओवरऑल कंप्लीट कैप्टनसी दिखाई है। आप सेंटनर को कह सकते हैं किंग बन गया वो कैप्टन। सेंटनर को कह सकते हैं उसने 18वां ओवर ग्लेन फिलिप्स को देके इंग्लैंड के खिलाफ मैच टर्न करवा दिया। तो वो गलतियां नहीं की, कोचिंग उनकी बड़ी सुपर्ब है। उससे शुक्री कॉन्रेड से सवाल हुआ कि सी वर्ड है चोकर्स आपके लिए, तो उसने कहा सी वर्ड से कप केक भी आता है जिसमें खूबसूरत मंजर, खूबसूरत औरत को भी कप केक के तौर पर लिया जाता है, तो आप सी को चोकर्स ना कहें। तो उनकी टीम बड़ी सॉलिड है। एक तो मार्को येंसन उनकी बॉलिंग में, एडन मार्करम उनकी बैटिंग में, और न्यूजीलैंड की तरफ से एक प्लेयर ऐसा है जो खतरनाक, जो जिसको ये वो भी होगा, एहसास भी होगा कि मेरी वजह से हम इंग्लैंड के खिलाफ आ रहे हैं, वो ग्लेन फिलिप्स है। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करता है। चलें, तो अब हम एक रिपोर्ट की सूरत में सारी गुफ्तगू का अहाता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आज नजर रखना होगी। तो आप एक रिपोर्ट कि आज के प्लेयर्स हैं कौन से जिनको आपने देखते रहना और वो परफॉर्म कर भी सकते हैं और शायद करेंगे भी। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका दोनों टीमें जोरदार, खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, मुकाबला होगा शानदार। मेगा इवेंट में प्रोटियाज को उनके कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। टॉप स्कोरर्स में एडन मार्करम नुमाया, रायन रिकल्टन भी बड़ा खतरा। ब्लैक कैप्स को डेविड ब्रेविस, डेविड मिलर की तूफानी हिटिंग से भी बचना होगा। T20 वर्ल्ड कप के टॉप 10 में जनूबी अफ्रीका के 3 गेंदबाज एंगीडी 12, कॉर्बिन बॉश और मार्को येंसन 11-11 शिकार कर चुके। न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर मजबूत, ओपनर टिम साइफर्ट और फिन एलन पावर प्ले में धुआंधार बैटिंग के लिए मशहूर। मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स कीवी बैटिंग के मजबूत पिलर, जोरदार हिटिंग के माहिर। डेरल मिचेल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं खेल सके, लेकिन नॉकआउट में तबाही फेर सकते हैं। कीवीज का पेस और स्पिन अटैक भी मुतवाजन। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन रॉकेट पेस के साथ विकेटें उड़ाते हैं। स्पिन हथियारों में रचिन रविंद्रा ट्रम्प कार्ड, खुद कप्तान मिचेल सेंटनर भी मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। तो बहरहाल ये है जी प्लेयर्स टू वॉच की जो लिस्ट है, और बुनियादी तौर पर अगर हम देखें इसको तो न्यूजीलैंड ने 2007 का सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, 6 विकेटों से हार गया। उसके बाद 2016 में भी इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटों से, और इसके साथ साथ 2021 में साउथ अफ्रीका से जो है सेमीफाइनल के स्टेज पे इंग्लैंड से जीता। फिर फाइनल में गया ऑस्ट्रेलिया से खेला और ऑस्ट्रेलिया से 8 विकेटों से हार गया। 2022 में सेमीफाइनल पाकिस्तान से हार गया 7 विकेटों से। ये अपनी रिवायात को, या आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या किस तरह से मुख्तलिफ टीम आज नजर आएगी सारे ट्रैक रिकॉर्ड को छोड़ते हुए पीछे? वैद 2024 का फाइनल हारे हैं इंडिया से, जो हारे हैं न्यूजीलैंड की बात करें 2021 का ये फाइनल नहीं, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। 2024 का वो हारे। उसके बाद उन्होंने एक चीज तो बरकरार रखा कि पहले क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल वगैरह में नहीं हारते। न्यूजीलैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, आपको याद होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 92 का जो सेमीफाइनल था जो हमसे हारे थे, ये 50 ओवर का ऑकलैंड में, वहां से उनकी टीम भी उस टाइम पे बहुत बड़ी थी। हमारी टीम वहां जीती, फाइनल जीती। ये सेमीफाइनल फाइनल में आते हैं, जीत नहीं पाते। टीम बहुत अच्छी होती है इनका। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, हम बोलते हैं ना साउथ अफ्रीका को चोकर, ये भी थोड़ा सा चोक कर जाते हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में। लेकिन टीम बिल्कुल दरमियानी होती है, इतने बड़े नाम नहीं होते। उस टीम को लेके सेमीफाइनल में और फाइनल में आना इनकी बहुत बड़ी अच्छी है। क्या बाकी टीमें हल्की हो जाती हैं जो यहाँ तक पहुंच जाती हैं? नहीं, ये छोटे, ये आधा तीधर आधा बटेर बहुत होते हैं इनके यहाँ। जैसे माइक हसन लाए ना पाकिस्तान में, आधा तीधर आधा बटेर। अच्छा, इस बीच एक खबर और भी आ रही है कि शायद भाई यहाँ बैठे हैं, हम जरा उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। बताया जा रहा है जी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है शाहीन आफरीदी से और सलमान अली आगा से, और दोनों से अलग अलग मुलाकात ऐसी है? बिल्कुल, दोनों से अलग अलग मुलाकात की। क्या डिस्कस किया होगा? चेयरमैन ने जाहिर है T20 वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी हुई है, सलमान आगा से उसके ऊपर बात की होगी। शाहीन शाह अफरीदी ODI के कप्तान हैं। पाकिस्तान को 8 या 9 मार्च को जाना है बांग्लादेश, 3 वनडे खेलने हैं, और अब हम तैयारी का मंजन बेचेंगे कि ODI वर्ल्ड कप की तैयारी है। वो क्या बोलते हैं, सर्जरी हो रही है और पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ODI वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए शाहीन शाह अफरीदी से गुफ्तगू की कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी में चेंज होना चाहिए, और सिलेक्शन के ऊपर कि कौन से प्लेयर सेलेक्ट होना चाहिए। अब शाहीन आफरीदी को अगर वो कप्तान है तो पावरफुल होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, और ये दोनों से गुफ्तगू हुई अलग अलग। अब यकीनन जब माइक हसन आएंगे या अगर नहीं आएंगे तो भी उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या कारकर्दगी। तो चेयरमैन ने दोनों से अलग अलग मुलाकात। ठीक है, अलग। और कोई अंदाजा है कि कितनी देर की मुलाकात? बाकी खिलाड़ी से मिल रहे हैं अलग अलग? उनका भी टेम्परेचर लेने के लिए? जाहिर है नहीं मिलेंगे, वो मसरूफ आदमी है।
लेकिन आधा आधा घंटा दोनों से मुलाकात की है और शाहीन से पूरी स्ट्रेटेजी तय की है कि अब ये आइंदा 1-2 दिन में सिलेक्शन कमेटी भी बैठेगी और कैंप भी लगाया जाएगा एक मुख्तसर कि आपने ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारियों। अच्छा, ये गालिबन आप ही लोग डिस्कस कर रहे थे कल के शो में या पता नहीं उससे पहले 1-2 दिन पहले कि किस तरह से टीम में जो है वो एक खिलाड़ी जो है वो सिलेक्शन कमेटी ने डाल दिया और 2 खिलाड़ी जो है कल गालिबन कर रहे थे। तो ये शाहीन को जब आप कह रहे हैं कि ये एक पावरफुल कप्तान होने चाहिए, तो ये क्या इस सारे फॉर्मूले को ओवरकम कर जाएंगे? इतना पावरफुल कप्तान करना पड़ेगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा चेयरमैन साहब को भी। अब चेयरमैन साहब 2 दफा क्या देखें, 2 दफा एक गलती कर चुके हैं। एक दफा चैंपियंस ट्रॉफी में जब उनको पूरी दुनिया ने कहा कि एक स्पिनर और एक ओपनर रखना पड़ेगा, नहीं रखा, उसके नताइज हमें भुगतने पड़े। इस T20 वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम और शादाब को नहीं रखा था और फिर कप्तान और कोच गए, तो उस वक्त भी चेयरमैन साहब को फुट डाउन करना चाहिए था कि नहीं, अगर सिलेक्शन कमेटी ने कहा है। और मेरी भी दानिश में मैंने भी जो पूछा है वो ये कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में सूटेबल नहीं होंगे। तो अब उनको भी ये फैसले करने पड़ेंगे कि आया जो कप्तान कोच कह रहे हैं वो प्लेयर डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ से हम डिस्कशन को दूसरी तरफ भी लेके जा रहे हैं और हम सेमीफाइनल को भी डिस्कस करें, अब इन लड़कों को समझाने की जरूरत क्या है? बासित भाई जरा पहले आप बता दें, ये जो अलग अलग मिल रहे हैं चेयरमैन पीसीबी साहब, इनको क्या समझाएं, इनसे क्या पूछें, क्या करें कि ये पूरा रीसेट हो जाए मामला और हम वो जो जीतने वाला ट्रैक होता है ना उस पर चल पड़े? जीतने वाला ट्रैक को तो आप भूल ही जाएं। अच्छा, बायलैटरल सीरीज जीत जाएं वो काफी है। और जो आपने बोला ना इनसे जो मिल रहे हैं, हाँ, तो वो उससे पहले तो मैनेजर साहब ने रिपोर्ट दे दी होगी। अच्छा, क्योंकि मैनेजर की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत भारी होती है। और उन्होंने क्या देखा, क्या टीम साहब हैं, उन्होंने सब बता दिया होगा। मेरे ख्याल टेलीफोन करके बता दिया होगा। आजकल तो टेलीफोन पे सारी चीज हो जाती है। बाकी जैसे शाहिद भाई ने कहा कि कप्तानी शाहीन को दी जा रही है, मुलाकात हुई है, आगे से अलहदा बातें करी होंगी। शाहीन ने ऐसा क्या करा है इस T20 में कि उसको आप ओडीआई की कप्तानी दे रहे हैं? उसकी फिटनेस का भी तो मसला है, ये सोचना चाहिए। ओडीआई का तो कप्तान वो साउथ अफ्रीका की सीरीज में। हाँ, लेकिन फिटनेस तो अभी आपको फिटनेस की वजह से बॉलिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए चीजों को रिकंसिडर कमी हुआ कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, तो पॉइंट आया, मैं वो पॉइंट ये है कि आप इन प्लेयरों को मिलने के बजाय, कप्तान से मिलने के बजाय ना, आप उनसे मिलें, डायरेक्टर को बुलाएं, डोमेस्टिक नहीं डोमेस्टिक डायरेक्टर जो हैं उनको बुलाएं, आप चीफ सेलेक्टर को बुलाएं और उसके बाद जो क्रिकेट के डिसीजन है ना, एक सिस्टम बनाएं जो आपको बार बार ऐसे कप्तान को बुलाना ना पड़े। कप्तान ने सिस्टम बना के नहीं देना, कप्तान ने लड़के आपने देने, कप्तान को उस पर प्रेशर करना, उसको ग्राउंड के लिए रखें। ये चीजें कप्तान का काम नहीं, ये आपके डोमेस्टिक का और आपके चीफ सेलेक्टर का काम है। उनको बुला के एक मीटिंग करें कि भाई मुझे ये टीम बेहतर चाहिए, मुझे ये जो आधे तीतर आधे बटेर नहीं चाहिए, मुझे हर जगह का एक प्लेयर चाहिए, मुझे 3-3 प्लेयर उस स्लॉट के चाहिए। तो फिर जाके आपकी टीम बनेगी। जीतने वाला एलिमेंट जो बासित भाई ने कहा, बड़ी टीमों से तो नहीं है, छोटी टीमों से है। और जहां तक बात अब पाकिस्तान की क्रिकेट की है, कब से आप ये कोई भी टूर्नामेंट खेल के आते हैं, एक नई चीज मार्केट में फेंक देते हैं, उस तरफ सब लोगों को लगा देते हैं। तो एटलीस्ट अपनी चीजों की तरफ देखें जिससे हमारी क्रिकेट बेहतरी हो। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजीद सिस्टम खराब होगा, क्रिकेट खराब होगी, कंफ्यूज होंगे प्लेयर्स, यूनिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये देखना नहीं, यूनिटी के लिए काम कर तो रहे हैं। फेस सेविंग है यार, सीधी सी बात है कि आप उससे मिल लें, उससे मिल लें, करना क्या, 50 लाख फाइन का जो शोशा है, मुल्क की बदनामी है ना। किसी ने आवाज उठाई कि गलत किया आपने, जिसने भी करा, वो तो कर भी नहीं सकते ना। मतलब कैसे करेंगे उसको? मतलब फाइन कैसे करेंगे? किस तरफ लेके जा रहे हैं क्रिकेट को? फाइन होगा कैसे? है कोई क्लॉज मौजूद है? फाइन करने वाली बात तो बिल्कुल अजीब और गरीब सी इसलिए भी लगी कि प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको अगर आप डिसिप्लिनरी ब्रीच करेंगे, आप कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके ऊपर आपको फाइन होगा, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड कोई भी चीज नहीं है। अब ये सारी बातें करना, पूरी दुनिया में मजाक उड़ता है कि इंडिया से हारने पर 50 लाख रुपए फाइन। इंडिया से तो हम 16 में से एक ही मैच जीते हैं, तो हमारी आदत हो गई। तो अगर हम हर हार पे करेंगे फाइन तो 16 के ऊपर अगर 50-50 लाख करेंगे नेगेटिव में चला जाएगा, लड़कों का बैलेंस नेगेटिव में चले जाएगा। नेगेटिव में तो नहीं जाएगा, पैसा इनके पास बहुत है। मुझे ये बताना, साहबजादा देगा 50 लाख? उसने सबसे ज्यादा रन करें, 4 प्लेयर, 3-4 प्लेयर तो उस्मान तारिक को एग्जेम्प्ट किया गया ना, कुछ को एग्जेम्प्ट नहीं। तो मैं एक ब्रेक शामिल कर लूं, आप पैसों की बात करें, ब्रेक शामिल कर लेते हैं। हम जरा गिन लेते हैं उतनी देर। आप इतनी देर में गिने क्या हिसाब किताब?
वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हो गई है और जो गुजर गया है उसको डिस्कस कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों की हिकमत अमली बना रहे हैं। और इसी तनाजुर में आज एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है सरफराज अहमद को उनकी अब तक की जो कारकर्दगी है, खासतौर पर अंडर 19 और अंडर 19 टीम की एशिया कप में और शाहीन्स की जो कारकर्दगी है उसको देखते हुए कि उन्हें हेड कोच लगाया जाएगा पाकिस्तान की नेशनल टीम का। तो वो लड़के जो कल तक साथ खेलते थे वो अब आपस में जो है वो हेड कोच और खिलाड़ियों का रिश्ता होगा, चेंज हो जाएगा मामला। तो ये किस तरह से हुआ फैसला, ये कितना सूदमंद होगा, इसको जरा पहले हम शाहिद भाई से डिस्कस करते हैं, फिर बासित भाई और कामी का भी इस पर टेक लेते हैं। शाहिद भाई, ये आउट ऑफ नोवेयर क्या मतलब सरफराज ने ऐसा क्या किया जो अचानक से उन्हें नेशनल टीम का हेड कोच लगा दिया, बहुत पसंद आ गए, बहुत अच्छा काम कर गए, हुआ क्या? देखिए, टेस्ट मैच की जो हेड कोचिंग थी वो खाली हुई थी अजहर महमूद के बाद, और पाकिस्तान ने इस साल 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज अगले 4-5 महीने में खेलनी है। 2 बांग्लादेश से टेस्ट मैच हैं, 2 वेस्ट इंडीज जाकर टेस्ट मैच हैं, फिर 3 इंग्लैंड में जाकर टेस्ट मैच हैं। तो वो उस पोस्ट के लिए सरफराज का नाम आ रहा है। अभी एक टूर्नामेंट तो उनकी मेंटोरशिप में पाकिस्तान ने जीता, लेकिन जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसमें इतने अच्छे नतीजे दिए हैं। अभी शाहीन जो खेल रही है, तीनों T20 हार गए, लेकिन जाहिर है कोच अपनी बातें बताता है, प्लेयरों को खेलना होता है, उन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है। तो टेस्ट टीम का हेड कोच बनाना इसलिए कि अभी वो उन्हीं लड़कों के साथ जिनके साथ सरफराज ने ज्यादातर क्रिकेट खेली हुई। दिसंबर 2023 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था, एक जबरदस्त 100 उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। नॉलेज ऑफ द गेम अच्छी है, लेकिन कोचिंग लेवल का इतना सरफराज को भी एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब इसमें ये अच्छा, ये मुसलसल बहरान सी कैफियत नहीं है कि गिलेस्पी वाला मामला, फिर मतलब वो इख्तियारात का भी मेरे पास नहीं है, मतलब अजहर फिर सरफराज बहुत ज्यादा पाकिस्तान इसको में हम सीरियस मतलब ओवरऑल ही सीरियस नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में तो एक दफा येन चैपल ने कहा था कि हम जिस तरह अपने तकियों के खिलाफ और बिस्तरों की चादर चेंज करते हैं, इस तरह ये लोग अपने कोचेस चेंज करते हैं। और फॉरेन कोच से तो हमारा एक बहुत ही जरा खराब सा रिश्ता हो गया कि गिलेस्पी और कर्स्टन के बाद तो बहुत ही खराब हुआ। तो ये तो हैरानगी की बात है कि इन सब के बावजूद भी हैसन ने हमारा ओहदा कबूल कर लिया। तो अब रिलाय ज्यादातर अपने कोचेस पे करना चाहिए, इसलिए कि हमारे प्लेयरों को वो ज्यादा जानते हैं। बासित और कामरान इसके ऊपर ज्यादा अच्छा। बासित भाई, आपकी नजर में ये जो फैसला है अभी, क्योंकि अनाउंस नहीं हुआ लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इस पर गौर खौज हो रहा है, तो मुमकिन तौर पर यही डिसीजन होगा, कैसे देखते हैं सरफराज अहमद एज हेड कोच टेस्ट क्रिकेट? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होगा। पहली बात तो वो मेंटोर लगा है जूनियर लेवल पे भी, कोचिंग उसने करी कहाँ है, किस लेवल पे करी? आपने बनाना बना लें, किस तरह की वो कोचिंग करेगा। तो जब हम मैचेस देख के उसकी कोचिंग देख के बात करेंगे, अगर आप अभी मुझसे ये पूछेंगे उसको लगाया जा रहा है तो मैं बोलूंगा गलत फैसला है। और वो इसलिए कि उसने उसको कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा ही नहीं है ना, किसी लेवल पे भी उसने कोचिंग नहीं करी है। जिनके साथ वो खेलता है उनकी कोचिंग क्या करेगा? तो ये इसका ये जवाब नहीं हो सकता बिल्कुल एक ले मैन की हैसियत से कि क्योंकि उन लोगों के साथ खेला है, उन्हें वो बहुत अच्छे से समझता है, उन्हें वो बहुत अच्छे से समझा सकता है। आजकल उबैद मियां, आजकल जो क्रिकेट हो रही है ना, सिर्फ आप सियासत ही सीखते हो एक दूसरे से, क्रिकेट थोड़ी सीखते हो, पहचानते थोड़ी हो। इतने सारे फारिग लोग उनमें से किसी को ले जाए बेचारे क्रिकेट। अरे भाई, उन सियासतदानों को सियासत नहीं आती जो इन क्रिकेटर्स को आती अच्छा, है। कामी भाई, आपका क्या टेक है सरफराज वाले मामले पे? देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि साथ खेला हो कोचिंग नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से मॉडर्न डे में जैसे नहीं अपने मैं मुझे शौक में मैं चाहिए भी नहीं, आप हंस रहे हैं। जो सरफराज को अगर दे रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं, जब कंफर्म हो जाएगी तो अच्छी बात है कि अपना कोच लगा रहे हैं। सही है। बाहर के कोचेस लेके आए, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अब मेरे ख्याल से कोई आना भी नहीं चाहेगा। जो अब रिसेंटली वनडे कोच के साथ जो मीडिया पे हो रहा है, जैसे वो डिसीजन ले रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट में तो आना नहीं चाहिए। इसलिए अपने बंदों को जितना प्रमोट करेंगे उतना अच्छा होगा। लेट्स सी कैसे चलता है, एक्सपीरियंस क्या। मेरे ख्याल से टेस्ट प्लेयर जो 40-50 टेस्ट मैच खेला हो, 10-15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ उनको ग्राउंड रियलिटी, टीम को कैसे बनाना, प्लेयर से कैसे काम लेना, वो सारे काम आते हैं, क्योंकि खुद वो इस फेज से गुजरा होता है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा डिसीजन है और इसको लंबा जाना चाहिए। ये नहीं कि फिर 6 महीने के बाद हम लोग चेंज कर रहे हो, मैनेजमेंट चेंज कर रहे हो, तो एटलीस्ट टाइम देना चाहिए, 1.5-2 साल का टाइम जरूर देना चाहिए। अगर सरफराज बन रहा है या कोई और भी बन रहा है। अच्छा, इसमें शायद एक चीज और होनी चाहिए, मतलब ये एक आइडिया है या मतलब सामने सवाल की सूरत कि आप जैसे अपने खिलाड़ियों को बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छे कोचेस फराहम करें, इसी तरह हम बात करें कि लोकल कोच होना चाहिए, लोकल कोच सबसे बेस्ट है। तो हम अपने खिलाड़ी को जो रिटायर हो गया उसको इक्विप क्यों नहीं कर रहे कि वो अच्छे खिलाड़ी से एक अच्छे कोच में कन्वर्ट हो? उसके लिए हम उस पर मेहनत क्यों नहीं कर रहे? हम बंदा लाते हैं, उसे फेल करते हैं, उसके बाद उसे बाहर करते हैं और पंचिंग बैग बनाते हैं।
होते हैं करते हैं सारे, लेकिन अभी मतलब बोर्ड इस चीज का पेन लेते हुए आपने लास्ट ईयर आपने भी किया, सबने किए हुए हैं, कह रहे हैं ना। नहीं मैं वो बासत भाई ने तो वो लाइट में लेकिन वो क्या नाम है, वो सब करते हैं, सबने किए हुए हैं। अब देखना इस जॉब के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पावरफुल बंदा चाहिए जो क्रिकेट को बेहतर करे, कि या वो कोच चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें माने, क्रिकेट की बेहतरी ना करे। या वैसे हैरत है उबैद मियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इतना स्ट्रांग आदमी है और जो ये कोचेज आ रहे हैं ये बहुत ही बेकार आ रहे हैं। तो एक ही स्ट्रांग आदमी हो सकता है ना शायद भाई। मेरे हिसाब से आप एक तो कोचिंग कोर्सेज करवाएं सारे अपने कोचेस को, फिर एक प्रोसेस होना चाहिए, एक अंडर 13 टीम हो, एक अंडर 15, 17, 19, 23। जो अंडर 13 का फॉर एग्जांपल हम आज कामरान अकमल को अंडर 13 का कोच बना दिया 2 साल बाद इससे अंडर आप 15 का कोच बना दें, इसलिए कि जो अंडर 13 के बच्चे होंगे वो ग्रेजुएट करके अंडर 15 में आए होंगे। 2 साल बाद फिर आप कामरान अकमल को अंडर 17 का बना दिया, कोई भी XYZ, कामरान का तो मैं नाम ले रहा हूं, अंडर 19 का बना दे। एक प्रोसेस आएगा जिस तरह इंडिया ने किया। इंडिया ने राहुल द्रविड़ को, अगर कामरान इसी तरह प्रमोट होते रहे तो लेजेंड्स तक पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। इंडिया ने जिस तरह राहुल द्रविड़ को जूनियर टीम से उठा के ए टीम का बनाया, ए टीम से फिर नेशनल टीम का बनाया, वो एक प्रोसेस को फॉलो जैसे आपके प्लेयर्स तरक्की करें, एलिवेट हो रहे हैं, आप अपने कोच को भी साथ साथ एक चीज मैं आपको बात बताऊं, शायद मैंने बात देखिए, द्रविड़ ना 5-6 साल जूनियर लेवल पे रहा कोच, उसने लड़के बना के दिए, सारा सिस्टम को देखा, उसके बाद नेशनल टीम में आया और टीम एक अलग ही नजर आई। अगर सरफराज वहां पे, अगर मेरी नजर में वहां पे 2-3 साल लगाए ना, टाइम लगे तो और ज्यादा मैच्योर होगा और ज्यादा आइडिया होगा, अगर समझते हैं तो। लेकिन पहले कि आप इख्तिलाफ करें, पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। ये बात सही है। दोनों एक पेज पे आ गए और इसी एक पेज पे आते साथ ही हम फौरन ब्रेक पे चले जाते हैं। ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। वेलकम बैक। और आज सेमीफाइनल होने जा रहा है, इस बीच हमने बहुत सारी और चीजें डिस्कस की हैं, लेकिन अब क्योंकि वक्त कम है तो जरा क्विकली हम पूछ लेते हैं कि आज के मैच को लेकर प्रेडिक्शन क्या है। बासित भाई, दूसरी बैटिंग, अब दूसरी बैटिंग में ये शोर मचाएगा। ये रात से शोर मचा रहा है। दूसरी बैटिंग जो करेगा वो जीते। नहीं, मतलब इसमें थोड़ी क्लैरिटी लाएं, मतलब जो भी दूसरी बैटिंग के साथ नहीं करें, मतलब बताएं कि जी मैं साउथ अफ्रीका के साथ जा रहा हूँ, इस तरह का कुछ सीधा सपाट सा काम करें। अब नजीब की तबीयत खराब है, दुआ अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हम नजीब के साथ अभी आखिर में हम दुआ करवा नजीब के साथ ही जाते हैं। आप नजीब के साथ जा रहे हैं? हाँ, न्यूजीलैंड। अच्छा, कामी भाई आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यार साउथ अफ्रीका मुझे ज्यादा बैलेंस टीम लग रही है, लेकिन आप पहले कोचिंग की बात हुई थी ना सरफराज की, मैं चाहता हूँ कोई नया फेस आए। ये नहीं कि जो जिन्होंने 2 बार काम कर लिया हुआ है, क्रिकेट बेहतर नहीं की, तबाही पे गए हैं, वो दोबारा आए तो वो अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। हमें समेटना है वरना शायद भी रह जाएंगे। नहीं, वो तो जब भी हो। अच्छा जी, क्या प्रेडिक्शन है? साउथ अफ्रीका। शायद भाई साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, रिकॉर्ड कर लिया जाए कि आपने भी, मैं जो जीत जाएगी इंशाल्लाह उसके साथ। नहीं, ये तो मैं 10 साल से सुन रहा हूँ। दोनों में से 10 साल से तो मैं बता भी नहीं रहा। अरे यार, आपने अभी कोई 3-4 महीने पहले सही कहा। आप बताएं, टीम मैंने ये वाली बात कही ही नहीं कि जो सेकंड बैटिंग, मैंने कहा भाई जो जीत जाएगी वो हमारी टीम है। दोनों टीमें हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वाली बात ही नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू बासित भाई, थैंक यू कामी भाई, थैंक यू शाहिद हाशमी साहब। और नजीब जाहिर है बीमार है, उनके लिए दुआ है और आई होप कि वो कल ज्वाइन करेंगे। आवाज निकल आए आज के मैच देखते हैं और फिर वही कल डिस्कस करेंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।